राधे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशंस फॉर मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। एचएमए के सेक्शन 5 के अंडर कुछ कंडीशंस मेंशन की गई हैं और एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए यह कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है। याद रखिएगा, यह कंडीशंस एचएमए में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की कंडीशंस जो सेक्शन 5 में दी गई है उनकी बात हो रही है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन को रीड करते हैं। सेक्शन 5 कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, a marriage may be solemnized between two Hindus if the following conditions are fulfilled, namely, first है has a spouse living at the time of marriage। दोनों पार्टीज में से किसी का भी शादी के वक्त, जो शादी वो अभी कर रहे हैं, कोई पहले से लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। मतलब पार्टीज में से कोई भी पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। शादी के वक्त अगर किसी पार्टी का ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग स्पाउस है जिनके और वह पहली शादी अभी भी प्रॉपर है, तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकते। सेकंड है हमारा, एट द टाइम ऑफ द मैरिज नीदर पार्टी ए is incapable of giving a valid consent to it by reason of unsoundness of mind, or B, though capable of giving a valid consent, has been suffering from mental disorder of such kind as to be unfit for marriage and procuration of child, or C, has been subject to recurrent attacks of insanity। शादी के वक्त कोई भी पार्टी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से इनकेपेबल नहीं होनी चाहिए शादी के लिए वैलिड कंसेंट देने के लिए, या अगर केपेबल है वैलिड कंसेंट देने के लिए मगर मेंटल डिसऑर्डर की वजह से अनफिट नहीं होनी चाहिए शादी के लिए, या फिर प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड के लिए, या फिर उनको किसी तरह के इंसैनिटी के दौरे नहीं पड़ते होने चाहिए। थर्ड है हमारा, द ब्राइड ग्रूम हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 21 एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। फोर्थ है हमारा, द पार्टीज आर नॉट विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप अनलेस कस्टम और यूजेज परमिट्स देम। पार्टीज जो हैं वो विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं फॉल करती होनी चाहिए जब तक कि कोई कस्टम और यूजेज इस तरह की परमिशन ना देते हों। फिफ्थ है हमारा, द पार्टीज आर नॉट स्पिंडास ऑफ ईच अदर अनलेस कस्टम और यूजेज परमिट्स देम। पार्टीज एक दूसरे के स्पिंडा भी नहीं होने चाहिए जब तक कस्टम और यूजेज ऐसा परमिट ना करते हों। तो गाइस, सेक्शन 5 में ये 5 कंडीशंस दी गई हैं फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज जिन्हें फुलफिल करना ज़रूरी है। तो इन कंडीशंस को हम वन बाय वन इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कंडीशन जो है बाइगेमी। बाइगेमी, मोनोगेमी मीन्स दैट वन इज परमिटेड टू हैव ओनली वन वाइफ और वन हस्बैंड एट अ टाइम। मोनोगेमी का मतलब है कि कोई इंसान एक टाइम पे एक ही वाइफ या एक ही हस्बैंड के साथ रह सकता है, और बाइगेमी ठीक इससे उलट, एक टाइम पर एक से ज़्यादा वाइफ या हस्बैंड होना, ये बाइगेमी है। और बाइगेमी में ही आपके पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री इंक्लूडेड है। अब पॉलीगेमी एक मेल को परमिट करती है कि वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा वाइफ्स के साथ रह सकता है, और हमारा एंशिएंट हिंदू लॉ इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता था। कहने का मतलब है एंशिएंट हिंदू लॉ के द्वारा पॉलीगेमी को मान्यता प्राप्त थी। और दूसरी ओर है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री एक फीमेल को परमिट करती है कि वो एक टाइम पर एक से ज़्यादा हस्बैंड्स के साथ रह सकती है, बट पॉलीएंड्री वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द हिंदू लॉ। पॉलीएंड्री को एंशिएंट हिंदू लॉ मान्यता नहीं देता था। ठीक है। अब सेक्शन 5 क्लॉज 1 ऑफ एचएमए प्रोहिबिट्स द बाइगेमी। सेक्शन 5 क्लॉज 1 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो बाइगेमी को प्रोहिबिट करता है, मोनोगेमी और मोनोगेमी को प्रमोट करता है। And Section 11 of the Hindu Marriage Act makes the bigamous marriage void। और साथ ही Section 17 of the Hindu Marriage Act makes it a penal offense, मतलब एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है बाइगेमी को Section 17 of the Hindu Marriage Act। किसके लिए? फॉर बोथ, हिंदू मेल के लिए भी और हिंदू फीमेल के लिए भी, अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जिसके लिए पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 7 years प्लस फाइन। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा हाउ द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी इज कमिटेड। बाइगेमी का ऑफेंस कमिट होता कैसे है, लेकिन द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी इज कमिटेड बाय अ हिंदू मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज और हर स्पाउस। तो जब कोई हिंदू वेदर अ फीमेल और अ मेल अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पाउस जीवन काल में दोबारा से शादी करते हैं, बाइगेमी का ऑफेंस कमिट हो जाता है। लेकिन जो उनकी पहली मैरिज है वो नल एंड वॉइड नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट मैरिज जो है दैट शुड बी प्रॉपरली वैलिड। लेकिन अगर उनकी फर्स्ट मैरिज वॉइडेबल है तो इस सिचुएशन में भी बाइगेमी का ऑफेंस जो है वो कमिटेड ही समझा जाएगा। देख लेते हैं कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि बाइगेमी के ऑफेंस को प्रोसिक्यूट किया जा सके। फर्स्ट, पार्टी हैज़ ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ सेकेंड मैरिज। दूसरी शादी करते समय पार्टी का ऑलरेडी पहला लाइफ पार्टनर जीवित होना चाहिए। पहले शादी वाला लाइफ पार्टनर जो है वो जीवित होना चाहिए। सेकंड, फर्स्ट मैरिज शुड बी परफेक्टली वैलिड। फर्स्ट मैरिज जो है वो परफेक्टली वैलिड होनी चाहिए। अगर फर्स्ट मैरिज वॉइड है, अ पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगेमी। इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर फर्स्ट मैरिज वॉइड होगी तो वो मैरिज ही नहीं होगी, और फर्स्ट मैरिज अगर मैरिज ही नहीं है तो जब वो सेकंड मैरिज कर रहा है तो बाइगेमी ही कंस्टिट्यूट नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट मैरिज अगर वॉइड है और सेकंड मैरिज प्रॉपरली वैलिड तरीके से हो रही है तो सेकंड मैरिज फर्स्ट मैरिज बन जाएगी। बाइगेमी का तो ऑफेंस ही कंस्टिट्यूट नहीं हुआ। और थर्ड इंग्रेडिएंट है द सेकेंड मैरिज शुड हैव बीन सोलोमनाइज्ड, विच मीन्स सेकेंड मैरिज शुड ऑल्सो बी सेलिब्रेटेड विद प्रॉपर सेरेमनीज। जो आपकी सेकेंड मैरिज है वो भी प्रॉपरली सेलिब्रेटेड होनी चाहिए विद प्रॉपर सेरेमनीज। कि अगर सेकेंड मैरिज जो है वॉइड डिक्लेयर हो जाती है तो इसका मतलब है सेकेंड मैरिज हुई ही नहीं, और सेकेंड मैरिज नहीं हुई तो बाइगेमी कमिट नहीं हुई। बाइगेमी के लिए आपकी दोनों शादियां पहली और दूसरी वैलिड होनी चाहिए, प्रॉपरली सेलिब्रेट की होनी चाहिए और विद प्रॉपर सेरेमनीज के साथ परफॉर्म की हुई होनी चाहिए। अगर फर्स्ट मैरिज वॉइड है तो भी बाइगेमी का ऑफेंस कंस्टिट्यूट नहीं होगा। अगर सेकंड मैरिज वॉइड है तो भी बाइगेमी का ऑफेंस कंस्टिट्यूट नहीं होगा। इन दैट केस वन कैन नॉट प्रोसिक्यूट द अदर फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। ठीक है, क्योंकि किसी के अगेंस्ट आपको बाइगेमी के ऑफेंस को प्रोसिक्यूट करना है तो बाइगेमी तो कमिट हुई होनी चाहिए ना। बट अगर ऑफेंस ही कंस्टिट्यूट नहीं हुआ है तो हम क्या चीज़ प्रोसिक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस होनी ही होनी चाहिए टू प्रोसिक्यूट द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। अब यहाँ पे एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, भोराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1965, सुप्रीम कोर्ट 1364। In this case, it was held by the Honorable Supreme Court that unless the marriage is celebrated or performed with the proper ceremonies and due form, it cannot be said to be solemnized। जब तक शादी पूरी तरह से प्रॉपरली सेलिब्रेट नहीं की गई है अकॉर्डिंग टू द रिचुअल्स ऑफ द कम्युनिटी या अकॉर्डिंग टू द सेरेमनीज ऑफ द कम्युनिटी, इट कैन नॉट बी सेड टू बी सोलमनाइज्ड। ये नहीं माना जाएगा कि शादी हुई है। ठीक है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 अगर आप देखेंगे, सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज, जब तक वो सेरेमनीज कंप्लीट नहीं होंगी कोई भी मैरिज जो है वो सोलमनाइज्ड नहीं मानी जाएगी। सेम वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो प्रॉपर सोलमनाइजेशन ऑफ सेकेंड मैरिज इज एसेंशियल टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। ठीक है, बाइगेमी का ऑफेंस कंस्टिट्यूट करने के लिए सिर्फ सेकेंड मैरिज ही नहीं, फर्स्ट मैरिज भी प्रॉपरली वैलिड होनी चाहिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो इस क्लॉज से रिलेटेड है, बाइगेमी से रिलेटेड है। फर्स्ट है, इन केस ऑफ बाइगेमस मैरिज द सेकेंड वाइफ हैज़ नो स्टेटस ऑफ वाइफ। बाइगेमस मैरिज में जो सेकेंड वाइफ होगी उसको एज अ वाइफ का स्टेटस नहीं मिलता है। बट इन केस शी फाइल्स अ पिटिशन फॉर नलिटी, लेकिन अगर वो पिटिशन फाइल करती है मैरिज को नलिटी डिक्लेयर करने के लिए, शी कैन क्लेम बोथ इंटरिम एज वेल एज परमानेंट मेंटेनेंस। नेक्स्ट है हमारा, इफ फर्स्ट वाइफ और फर्स्ट हस्बैंड एज द केस में बी ask for injunction from the court if the husband or wife is about to take a second wife or husband,
जो फर्स्ट हस्बैंड हो या फर्स्ट वाइफ है वो सिविल कोर्ट में जाके अपने हस्बैंड या वाइफ के अगेंस्ट इंजंक्शन ले सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि उनका हस्बैंड या वाइफ दूसरी शादी करने वाले हैं। ठीक है। A suit for perpetual injunction by one spouse against the other can be filed under Section 9 of CPC read with Section 38 of the Specific Relief Act 1963। एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के अगेंस्ट परपेचुअल इंजंक्शन का सूट अंडर सेक्शन 9 रेड विद सेक्शन 38 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट वाइफ कैन नॉट फाइल अ पिटीशन फॉर द नलिटी ऑफ सेकेंड मैरिज। जो फर्स्ट वाइफ होती है वो सेकेंड मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए पिटीशन फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 12 क्लियरली बोलता है कि किसी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए पिटीशन शुड बी फाइल्ड ओनली बाय ईदर पार्टी ऑफ द मैरिज। मतलब मैरिज की पार्टीज में से ही कोई एक पार्टी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है। तो सेकंड मैरिज में फर्स्ट वाइफ पार्टी नहीं होती है, इसलिए वो सेकंड मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करने के लिए पिटीशन फाइल नहीं कर सकती। बट फर्स्ट वाइफ कैन फाइल अ सूट अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी रेड विद सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दैट द सेकंड मैरिज ऑफ हर हस्बैंड इज नल एंड वॉइड। लेकिन फर्स्ट वाइफ जो है वो अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी रेड विद सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक सूट फाइल कर सकती है फॉर द डेक्लारेशन। सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डेक्लारेटरी सूट्स की बात करता है, तो वो एक डेक्लारेटरी सूट फाइल कर सकती है कि ये डिक्लेयर किया जाए कि उसके हस्बैंड की जो सेकंड मैरिज है वो नल या वॉइड है। ठीक है। नेक्स्ट है, शी कैन ऑल्सो फाइल अ पिटीशन फॉर डिवोर्स अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज आई दैट इज अडल्ट्री। वाइफ डिवोर्स की पिटीशन भी फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज आई जो कि है अडल्ट्री ऑन द ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं और वीडियोज़ बनाती रहूँ। हरे कृष्णा दोस्तों।